याद करिए, दुनिया के अंदर जो आज आर्थिक समृद्धि आपको दिखाई दे रही है, इसका जो इतिहास है वो 400-500 वर्षों का है। भारत ने ये समृद्धि पहले पाई है, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने जब अपने स्वयं के संसाधनों पर विश्वास करना बंद कर दिया, अपने यहां के इनोवेशन को प्रोत्साहित करना बंद कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हमारी बाधित हुई, तो हम विपन्न होते गए। आक्रमण प्रारंभ हुए, हमारे शोध और विकास की संभावनाओं को बाधित किया गया। पिछले 1000 वर्ष के अंदर भारत ने जितने आक्रमण सहे, जितने अत्याचार सहे, जितना शोषण देखा, और उस सबके बावजूद भी टिका हुआ है, ये दुनिया के अंदर बहुत कम जगहों पर देखने को मिला है कि इतने अत्याचारों के बाद भी, उन झंझावतों के बाद भी उनका मुकाबला करते हुए भी भारत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। याद करिए, ये सब कुछ के बाद आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, याद करिए, आज से 9-10 वर्ष पहले इस उत्तर प्रदेश को लोगों ने प्रश्न प्रदेश बना दिया था। नौजवान के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, पर्व और त्योहार के पहले जो उत्सव होने चाहिए थे, उन उत्सव की जगह उपद्रव शुरू हो जाते थे, दंगे फसाद होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी। सरकार के पैरेलल, उसके समानांतर माफिया और गुंडे प्रवृत्ति के तत्व सत्ता का संचालन करते थे। कोई नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं थी, भाई भतीजावाद था, बिजली नहीं मिल पाती थी, सड़कें नहीं थी, जो परंपरागत उद्यम थे वे दम तोड़ रहे थे, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, न नियत थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या होना था? उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनना ही बनना था। उत्तर प्रदेश का भविष्य जो अब बीमारू राज्य से भारत के ग्रोथ इंजन की एक नई यात्रा को प्रारंभ करने वाला है। 1 महीने तक हमारा चला था ये सब कार्यक्रम, और फिर 1 महीने के बाद तब हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की थी। ये सस्ता, तब हमारे पास पैसा नहीं था, तब कोई बैंकर हमें पैसे देने को भी तैयार नहीं था, खजाना खाली था, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी उतना पैसा नहीं था। उत्तर प्रदेश का कुल वार्षिक बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का था। आप अनुमान करिए ना, 25 करोड़ की या 20 करोड़ की आबादी उस समय थी। 20 करोड़ की आबादी में और 2.5 लाख करोड़, ऊंट के मुंह पे जीरा है। तो उत्तर प्रदेश के पास आज प्रत्येक क्षेत्र में देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पे, सड़क का हो, एक्सप्रेसवे का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, ये यूपी के पास है।
आज से 9 वर्ष पहले नहीं थे। आज आप देखेंगे हमारे पास एक्सप्रेसवे का 60% शेयर अकेले यूपी के पास है पूरे देश के अंदर। कोई सोचता भी नहीं था कि यूपी में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए आप एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं। आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी 9 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगी, गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था। कोई सोचता नहीं था कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। जेवर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वह क्षेत्र है जहां पर यानी अपराध भी जहां पर शर्मा जाए, ये वही क्षेत्र था। भट्टा पारसोल की घटना जहां घटित हुई थी और ऐसे हीनियस क्राइम वहां होते थे, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मैं कह सकता हूं वही जेवर सचमुच भारत का जेवर बन गया है। आज आप जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे अच्छी कंपनियां आज वहां आ रही हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज वहां बन चुका है। अभी 15 जून से हम उसमें वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। और ऐसा नहीं कि उन देशों या उन राज्यों में अच्छी सड़क और यूपी के अंदर खराब हो। अब यूपी की अच्छी होती है, वहां की मैं कह नहीं सकता। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ने जो लक्ष्य तय किए हैं और जो पैरामीटर गढ़े हैं वो सबके सामने है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम लोग 8% से, 17 में 8% था, आज उसको बढ़ा करके 18% करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। याद रखना 18%। ये यूपी के अंदर, इसके लिए हमें किसानों को अच्छे बीज देने पड़े, तकनीक देनी पड़ी, सिंचाई की सुविधा का विकास करना पड़ा। लगभग 50 लाख हेक्टेयर लैंड को आज के दिन पर हम फ्री में जल उपलब्ध करवा रहे हैं, या हमने नहरों का जाल बिछाया है या ट्यूबवेल लगा करके वहां पर लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब लागत कम है, उत्पादन ज्यादा है, और जो उत्पादन होता है अगर मार्केट में अच्छा दाम मिलता है तो हम किसान को ये छूट देते हैं कि वो मार्केट में बेचें, और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो हम कहते हैं हम आपका उपज लेंगे, आपको एमएसपी हम उपलब्ध करवाएंगे। आज ये गारंटी मिल रही है।